हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंटिंग यहां पर चल रहा है। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर अभी तक हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखा था कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है और एक्चुअल में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में क्या फंक्शन में लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, होता क्या है। उसके लॉजिक को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकंड वीडियो में हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस शेयर को कैलकुलेट करना सीखा था। आज का क्लास बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट 100% टू 100% यहां से बनता है। आज हम जो सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट से। अब आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स को हम यहां पर सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे रिलेवेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड और पास्ट ईयर एडजस्टमेंट जिसमें हम कर कर चलते हैं। किस तरह से पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं, ये सब चीजें ग्रोसली बहुत कॉन्सेप्चुअली हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए वॉच टिल वेरी लास्ट, वेरी वेरी रेलेवेंट ये सेशन है आज का। चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो बच्चों, गुडविल के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना। गुडविल के क्लासिफिकेशन की हम बात करें, ये चैप्टर क्या कहता है कि गुडविल मेनली दो तरह की होती है। एक्चुअल में होती ही दो तरह की गुडविल है। पहली होती है परचेज्ड गुडविल। क्या होती है बच्चों? एक गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, ठीक है, और एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, क्यों होती है, ये फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, और ये कितने तरह की होती है इस चैप्टर में हम देखेंगे। और पार्टनरशिप में जो काम आती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल काम आती है। अब ये जो परचेज्ड गुडविल होती है, ये क्या होता है सर, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड जो है वो एक्वायर कर रही है पीक्यूआर लिमिटेड को। आई बात समझ में? तो पीक्यूआर लिमिटेड की मान लीजिए टोटल असेट्स जो हैं वो हैं 50 लाख रुपीस की, और पीक्यूआर लिमिटेड की जो लाइबिलिटीज हैं वो मान लीजिए बच्चों हैं 20 लाख रुपीस की। तो यहां पर नेट असेट पीक्यूआर लिमिटेड की यदि देखी जाए, नेट असेट, नेट असेट्स, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर कर तो बनती है 30 लाख की। समझना बच्चों, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के पीक्यूआर लिमिटेड की जो हैसियत है वो है 30 लाख की सर। 30 लाख का बिजनेस है उसका। पीक्यूआर लिमिटेड के पास जो असेट है 50 लाख की है, लाइबिलिटी 20 लाख की है। कहने का मतलब नेट असेट उसकी 30 लाख की है। अब ये 30 लाख का परचेस कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कि 30 लाख में आप ये बिजनेस खरीद सकते हैं। पर पीक्यूआर लिमिटेड को एबीसी लिमिटेड जो पे कर रही है बिजनेस को परचेज करने के लिए, बिजनेस को परचेज करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या कहलाता है बच्चों? परचेज कंसिडरेशन। वो पे किया जा रहा है एक्चुअल में आपसी सहमति पीक्यूआर लिमिटेड के मांगे जाने पर वो पे किया जा रहा है 32 लाख। मतलब आपका बिजनेस तो 30 लाख का है पर आप मांग 32 लाख रहे हो। आई बात समझ में? हम आपके बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज को 30 लाख में एक्वायर कर रहे हैं, 30 लाख में एक्वायर कर रहे हैं, पर हम पेमेंट आपको 32 लाख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें क्या जरूरत थी आपके बिजनेस को खरीदने की जो महंगा खरीद रहे हो? आपकी हैसियत तो 30 लाख की, आपके असेट्स तो 30 लाख की, हम पे आपको 32 लाख कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर गुडविल। आपके बिजनेस का ब्रांड, आपके बिजनेस की रेपुटेशन, आपके बिजनेस का रिकॉग्निशन, आपके बिजनेस का मार्केट शेयर, आपके बिजनेस का इंडस्ट्री से ज्यादा सेल्स। आई बात समझ में? यानी कि आपके नाम से आपका आपके पास कस्टमर आता है, आपको प्रेफरेंस देता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। और यदि हम आपके बिजनेस को परचेस करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा सेल्स का बेनिफिट हमें भी मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हमें भी मिलेंगे। ऑब्वियसली इसीलिए हम आपके बिजनेस को परचेस कर रहे हैं। इसलिए ये बंदा जो है ना, ये 2 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है सर। आई बात समझ में? और ये 2 लाख रुपए जो हम पे कर रहे हैं यही है गुडविल। पर बच्चों ये पार्टनरशिप में काम आने वाली नहीं है। एक क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है PQ3, वो हम करेंगे और उसको हम बाद में करेंगे। मेरा पर्पस केवल इतना है कि परचेस्ड गुडविल को आप समझो। ये गुडविल के लिए मैंने एक्चुअली पेमेंट किया है ना? तो मेरे बिजनेस में ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है यदि देखा जाए तो। और एक मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के लिए मैंने पेमेंट किया है 2 लाख रुपीस का।
तो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ट्रीटिंग इट एज ए असेट, क्योंकि ये जो 2 लाख का मैंने पेमेंट किया है ना बच्चों, ये मैंने इसलिए पेमेंट किया है क्योंकि इस बिजनेस को परचेस करने से मुझे एंड्यूरिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने पे करी है मुझे बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इसलिए मेरे लिए ये नॉन करंट असेट्स। आई बात समझ में, जिसके लिए मैंने पेमेंट किया है, और ये मेरी परचेस्ड गुडविल है। तो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में इसको दिखाना पड़ेगा सर, ट्रीटिंग इट एज ए असेट, ये मेरे बैलेंस शीट में दिखा दी जाएगी नॉन करंट असेट्स के रूप में, क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है। असेट्स का मतलब वन टाइम पेमेंट विच गिव्स यू एंड्यूरिंग बेनिफिट। तो बिजनेस को परचेज करते समय सामने वाले बिजनेस की नेट असेट्स से ऊपर जो मैं पे कर रहा हूं, वो पेमेंट जो मैं कर रहा हूं वो गुडविल का पेमेंट है, परचेज गुडविल का पेमेंट है, मैं उसको इज्जत के साथ अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है, पार्टनरशिप में यदि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और बैलेंस शीट में ये असेट दिखाई देती है, यदि ये बैलेंस शीट में असेट, यदि आपको बैलेंस शीट में कोई असेट दिखाई दे तो आप ये मान लेना कि वो कौन, बैलेंस शीट में यदि आपको कोई गुडविल दिखाई दे, यदि आपको बैलेंस शीट में जब भी आप सवाल करें पार्टनरशिप का और गुडविल दिखाई दे असेट साइड में, तो आप क्या मानेंगे, वो कौन सी असेट, कौन सी गुडविल है बच्चों, वो परचेज्ड गुडविल। आई बात समझ में? और वैसे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन होता है, तो फिर इस परचेज्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? राइट ऑफ कर दिया जाता है, इसे लॉस मानकर राइट ऑफ कर दिया जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। आई बात समझ में? अभी हम चलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर। अब देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है सर, वो फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। और पार्टनरशिप में जिस गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है इन पार्टनरशिप, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, किस कारण से होता है? मेनली प्रॉफिट और लॉस रेशियो बदलने के कारण, प्रॉफिट रेशियो के चेंजेस के कारण ये होता है। और प्रॉफिट रेशियो किन किन कारणों से चेंज होते हैं? पार्टनर सीओ मोटो भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपने आप चेंज कर लेते हैं। एडमिशन के समय भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, किसी पार्टनर के एडमिशन के समय भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदल जाता है। कोई पार्टनर यदि रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के समय भी ऐसा होता है, यदि कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उस समय भी ऐसा होता है। और एक और कारण था अमालगमेशन, फर्म्स का अमालगमेशन यदि होता है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस के, और इस कारण से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म्स का। आई बात समझ में? और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है बच्चों, है ना, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर कॉम्पनसेशन मांगते हैं गेनिंग पार्टनर से। जैसे मान लीजिए ये है एक गेनिंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने से इसको हो रहा है फायदा, ये गेनिंग पार्टनर है, और मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसके कारण इस बंदे को गेन हो रहा है, इनकी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट पर इससे फायदा पहुंच रहा है। आई बात समझ में? तो सर सेक्रीफाइस करने वाले लोग मांगेंगे गेन करने वाले से एक कॉम्पनसेशन, क्या मांगेंगे? कॉम्पेंसेशन। और इस कॉम्पेंसेशन को ही बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीमियम, कि भाई प्रीमियम दे फॉर गुडविल। आई बात समझ में? और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए मेरे लाल गुडविल का वैल्यूएशन होता है, और ये गुडविल कौन सी है बच्चों? यही वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसका हम वैल्यूएशन करते हैं। बात समझ में आई बात? देखो चैप्टर का बेस और फाउंडेशन क्लियर किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्सेप्चुअली साउंड हो गया, बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी आपको क्या कर रहे हैं, व्हाई एंड व्हाट यू आर डूइंग, until and unless why and what, why and what, ये these two things are not clear in your life, you would not going to get achieve anything in your life। ये दो चीजें क्लियर होगी ना तभी मजा आएगा पढ़ने का। कोई भी टीचर यदि ये दो चीजें क्लियर नहीं कर रहा है तो आप फेरी काट रहे हो भाई साहब आपकी। आई बात समझ में? इसलिए क्लियर कर लेना। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर लेते हैं कि भाई साहब गुडविल जो इस चैप्टर में है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके वैल्यूएशन के तरीके क्या क्या है सर? उसके वैल्यूएशन के बच्चों 3 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, ये फाउंडेशन में आपको मिल जाएंगे पढ़ने को, पर आपके सिलेबस में मेनली 3 मेथड है।
आपके सिलेबस में मेनली कितने कवर किए गए हैं बच्चों? 3 मेथड कवर किए गए हैं। इसमें से पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये पूरे इस मेथड की पूरी है ना पीएचडी कर लेंगे अपन इस वीडियो के अंदर, और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कहीं से भी वो गलत होने वाला नहीं है। दूसरा जो मेथड है यहाँ पर गुडविल के वैल्यूएशन का, वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस सुपर प्रॉफिट मेथड की झलक पहले वीडियो में मैंने दे दी थी आपको, आई बात समझ में? एक्चुअल में सबसे जेन्युइन मेथड ही यही है, और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है गुडविल का वैल्यूएशन का सबसे है ना सबसे प्रायोरिटाइज मेथड यही होता है, और सबसे जेन्युइन और सबसे ट्रू वैल्यू गुडविल की सुपर प्रॉफिट मेथड से पता चलती है। तीसरा है बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, आई बात समझ में? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से और पूरी तरह से इसको समझेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? आपने जब फर्स्ट वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा तो उसको जरूर से देखकर आइए। कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर लर्निंग होती है सर, यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, यहाँ सिखाया जाता है। यदि सीखने का रवैया है आप तो बिल्कुल वीडियोस देखिए, सीखने का रवैया नहीं है तो अकाउंट्स में आपको बहुत भारी पड़ेगा ये सब्जेक्ट। आई बात समझ में? मजा नहीं आएगा, मजदूरी करोगे आप अपने जीवन में। मजदूरी करनी है या सीखना है, मजा करना है, एंजॉय करना है सब्जेक्ट को, तो आइए सीखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है बच्चों, जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, गुडविल जो होती है ना बच्चों, गुडविल वो फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है। मतलब उसका एक्चुअल में कंसर्न होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से, कि हम फ्यूचर में कितने प्रॉफिट मेंटेन करेंगे, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं फ्यूचर में कितने मेंटेन रहेंगे और कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक रहेंगे, उसका सम टोटल ही गुडविल होता है। ये हमने देखा था। ठीक है, मतलब पास्ट में हमने जो किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर फ्यूचर में हम जितने प्रॉफिट कमाएंगे और कितने सालों तक कमाएंगे उसका सम टोटल, उसका एग्रीगेट गुडविल होता है। ये हमने देखा था और ये हमने समझा था। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि साहब ये जो प्रॉफिट चाहिए ना आपको, फ्यूचर मेंटेन होने वाले प्रॉफिट, ये कहां से लाओगे आप? ये कहां से लाओगे, प्रश्न ये उठता है। फ्यूचर में तो झांक कर हमने देखा नहीं कि फ्यूचर में हम आने वाले 5 साल तक, मान लो 5 साल तक हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका सम टोटल गुडविल है, पर फ्यूचर के 5 साल के प्रॉफिट कितने होंगे हमने फ्यूचर में झांक कर नहीं देखा। तो हमारे पास बेसिस क्या है? हमारे पास बेसिस है पास्ट ईयर के प्रॉफिट तो है हमारे पास सर, पास्ट ईयर के प्रॉफिट तो है। एक तरफ एक्चुअली है जो वैल्यूएशन करने आया है गुडविल का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हुआ है। ये बंदा यहां पर खड़ा है, आई बात समझ में? और इधर मैनेजमेंट खड़ा है। अब ये बंदा मैनेजमेंट से पूछ रहा है कि फ्यूचर में मेंटेन होने वाले प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो हमने कहा कि फ्यूचर में हमने तो झांक कर देखा नहीं कि हमें कितने प्रॉफिट हम कमाएंगे। तो इस बंदे ने कहा कि क्या आपके पास पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं या उनके रिकॉर्ड्स हैं? तो हमने कहा बिल्कुल है साहब, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, पिछले सालों के प्रॉफिट्स हमारे पास हैं। तो इसने कहा कि यार अभी जो सिनेरियो है गुडविल के वैल्यूएशन का, आप मुझे पिछले 3 साल 4 साल या 5 साल जो भी है बोले, उस हिसाब से रिकॉर्ड बता दीजिए प्रॉफिट्स के क्या है। तो इसने मांग लिए, मतलब लास्ट मान लीजिए एग्जांपल में दिया लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट इसने मांगे। आई बात समझ में? हमने इसको बता दिया कि हमारे लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट है। अब ये बंदा ये कह रहा है कि इन 5 साल के प्रॉफिट्स में कुछ साल प्रॉफिट्स कुछ ऐसी एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन के कारण इन्फ्लुएंस हुए हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, कि पिछले 5 सालों की प्रॉफिट्स को जब इसने चेक किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इसने देखा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसने देखा, तो इसे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट हुई, आइडेंटिफाई हुई सॉरी, जिससे इसको लगता है कि यार ये तो ऑपरेटिंग नॉर्मल बिजनेस की रूटीन नेचर की एक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉफिट इन्फ्लुएंस हुए हैं। मतलब कि साहब ये वो एक्टिविटी है जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगी, और इसके कारण प्रॉफिट बढ़े हुए हैं किसी साल के, या लेस हो रखे हैं, कम हो रखे हैं, तो उनके प्रभावों को हमें हटाना पड़ेगा। हमें ऐसे प्रॉफिट चाहिए जो फ्यूचर में रेगुलरली मेंटेन होंगे। आई बात समझ में? मेंटेनेबल का मतलब यह है कि फ्यूचर में वो कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। मेंटेनेबल का मतलब हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण, जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण होंगे, बिजनेस के ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन्स के कारण होंगे। कुछ एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन के कारण यदि पास्ट ईयर के प्रॉफिट प्रभावित हुए हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट को हटाओ। मतलब यार ये इंटेलिजेंट बंदा है, इसने बुद्धि तो लगानी है ना अपनी। कुल मिलाकर लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट करंट ईयर चल रहा है, मान लीजिए इधर ध्यान दीजिए, करंट ईयर जो चल रहा है, यदि हम करंट ईयर की बात करें
तो करंट ईयर हमारा चल रहा है 2026-27। अब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट की यदि हम बात करें, तो पास्ट ईयर्स की यदि हम बात करें, तो प्रॉफिट इस तरह से दिए हुए हैं। ध्यान देना, आप इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ लेना, एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। यदि हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, तो पहला तो यही है 2026-27। 2026-27 मान लीजिए ये करंट ईयर है। 2025-26 ये प्रीवियस ईयर है। फिर उसके बाद 2024-25 उससे पहले वाला है। फिर 23-24 और फिर 22-23। ये मान लीजिए पिछले 5 साल, 3, 4 और 5। ये पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स इन्होंने दिए हैं। मान लो यहां पर 5 लाख था, यहां 4 लाख था, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट था 3 लाख, यहां था प्रॉफिट 2 लाख, और यहां पर प्रॉफिट है, मान लो आप लेकर चलिए 5 लाख वापस। अब ये क्या कहना चाहता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए 2024-25 में, पिछले 5 सालों में से 24-25 में एक ट्रांजेक्शन ऐसी हुई थी जिसके कारण बिजनेस में लॉस जनरेट हुआ था, एबनॉर्मल लॉस हुआ था। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है? जैसे कि लॉस बाय फायर। ध्यान दीजिए, लॉस बाय फायर, आग लग गई थी और उस कारण हमें लॉस हो गया था सर 1 लाख का, 1 लाख का लॉस हो गया था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्यूचर में जो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए आप प्रॉफिट्स देख रहे हैं, जो फ्यूचर में मेंटेन रहेंगे, तो क्या फ्यूचर में हर साल आग लगेगी? बताओ, हर साल तो आग लगने वाली नहीं है। तो भाई किसी एक्सेप्शनल ईयर में यदि कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, किसी एक्सेप्शनल ईयर में एबनॉर्मल लॉस यदि हुआ है, तो आपको उसके कारण यदि प्रॉफिट कम हुए हैं तो आपको उन्हें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो ये लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है ना। हम गुडविल के लिए वो प्रॉफिट देखना चाहते हैं जो फ्यूचर में नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण मेंटेन रहेंगे या एक्सपेक्टेड रहेंगे या फिर फ्यूचर में रिपीट होंगे। यदि यहां पर आपको 1 लाख का नुकसान हुआ था लॉस बाय फायर के कारण, तो आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो आपको क्या कर देना है, उस प्रॉफिट को बढ़ा देना इस साल। आई बात समझ में? ठीक है। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट इसके एग्जांपल है। अभी हम और कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। मान लीजिए, पूरा वीडियो देखना बस तसल्ली से, तब बात समझ में आएगी, कंक्लूड होगी, अन्यथा मिसलीडिंग हो जाएगा यहां पर। मान लीजिए इस साल हम ले लेते हैं पर्टिकुलर 2025-26 में, आपने कोई एक असेट बेची थी, असेट बेच दी, और असेट बेचने के कारण आपको लॉस हो गया था 30,000 का। तो बच्चों, 30,000 के लॉस के कारण इस साल का प्रॉफिट कम हो गया था। वो प्रॉफिट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम हर साल असेट नहीं बेचते ना। हमने फ्यूचर में हर साल असेट बेचनी है, ना हमने पास्ट में हर साल असेट बेची है। तो बच्चों, फ्यूचर में नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण जो प्रॉफिट मेंटेन रहेंगे, वो कैसे जनरेट होंगे? पास्ट ईयर के एवरेज के बेसिस पर। और पास्ट ईयर के एवरेज में एक साल तो आपने एबनॉर्मल लॉस पीएनएल में राइट ऑफ कर रखा है, जिसके कारण प्रॉफिट कम हो रखे हैं। इस लॉस के कारण फ्यूचर में तो प्रॉफिट कम नहीं होंगे ना सर। लॉस को राइट ऑफ करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं बच्चों। आई बात समझ में? और इस लॉस के कारण फ्यूचर के प्रॉफिट कम नहीं होने वाले हैं, तो आप इसे ऐड कर दो, क्योंकि ये एवरेज में काउंट होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई बात समझ में? अब एबनॉर्मल लॉस तो समझ में आ गया। मान लीजिए किसी साल आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है। एबनॉर्मल लॉस के क्या क्या एग्जांपल है बच्चों? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, है ना। ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल गेन आपको हो गया किसी साल। एबनॉर्मल गेन किस तरह का होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। मान लीजिए आपने असेट बेची थी और उस पर हो गया आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। मान लीजिए पहले 2022-23 में आपको प्रॉफिट हो गया ऑन सेल ऑफ असेट। तो क्या आप हर साल असेट बेचते हो? नहीं सर। तो इस साल असेट को बेचने से आपको जो लाभ हुआ, आपको जो फायदा हुआ, वो आप हटाओ। मान लो 20,000 का आपको फायदा हुआ था असेट को बेचने से, तो आप उसे हटा देंगे। आई बात समझ में? मतलब एबनॉर्मल गेन्स को आप लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेन अब फ्यूचर में तो होने वाला हमें नहीं है, और गुडविल फ्यूचर फोरकास्टिंग प्रॉफिट्स के बेसिस पर जनरेट होती है या कैलकुलेट होती है।
पास्ट ईयर में आप प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स का बेस लीजिए जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण हुए हैं, ऐसी एक्टिविटी के कारण हुए हैं जो फ्यूचर में भी नॉर्मली रिपीट होंगी, रेकर होंगी। आई बात समझ में? ऐसी एक्टिविटी के कारण प्रॉफिट जनरेट ना हुए हो जो फ्यूचर में रिपीट होने वाली नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर की। आई बात समझ में? तो इसमें यदि कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस या नॉन रेकरिंग गेन्स भी हुए हैं पिछले साल में, तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा, उनके इंपैक्ट को भी हटा दिया जाएगा, उनके प्रभाव को भी प्रॉफिट में से हटा दिया जाएगा। क्या बात समझ में आती है सर? हाँ सर। और क्या हो सकता है? इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान दीजिए। यदि आपको इनकम हुई है फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से यदि आपको किसी साल में कोई इनकम हुई है तो उसे भी हटा दो, क्योंकि ये इनकम हर साल होने वाली नहीं है। मान लो इस साल में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई थी हमें 10,000, तो उसके कारण हमारे प्रॉफिट बढ़ गए थे, हमने उसे डिडक्ट कर दिया 2023-24 में। ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ नॉन रिकरिंग इनकम हुई थी आपको किसी साल में, तो उसे भी आपको हटा देना है। यदि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन्हें भी आपको हटा देना है। आई क्या बात समझ में? बिल्कुल। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ अकाउंटिंग एरर्स भी होते हैं बच्चों, कुछ अकाउंटिंग एरर्स भी होती है। जैसे कि एक अकाउंटिंग एरर मैं आपको बताता हूं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने कर दिया ओवर वैल्यूड। ध्यान से समझना ये बात। मान लीजिए 2024-25 में आपने क्लोजिंग स्टॉक को कर दिया ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000, 20,000 से बढ़ा दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप बताओ कि ये पी एंड एल के अंदर क्या इंपैक्ट देता है, नेट प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट देता है, आप ये बताओ मुझे कि इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर क्या आता है। इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। कहां पर आता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। और क्रेडिट मतलब इनकम आइटम। ठीक है। क्रेडिट का बैलेंस यदि बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी, यानी कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और यदि क्रेडिट का आइटम कम होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यदि कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट यानी कि इनकम भी हमारी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? मतलब क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है और क्रेडिट में इनकम आती है। यदि क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाकर लिखा है तो इनकम बढ़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक को कम कर कर लिखा है तो प्रॉफिट कम हुए हैं। आई बात समझ में? अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने बढ़ाकर लिखा है। क्या करके लिखा है सर? क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड किया है 20,000 से। इसका मतलब 2024-25 के प्रॉफिट्स आपने क्या कर दिए? 20,000 से ओवर वैल्यूड मतलब बढ़ा दिए, क्योंकि क्रेडिट आइटम है। क्रेडिट आइटम को आपने यदि बढ़ाकर लिखा है तो प्रॉफिट बड़े होंगे। आई बात समझ में? कम करके लिखा है तो प्रॉफिट कम हुए होंगे। यदि आपने बढ़ाकर लिखा है तो प्रॉफिट बढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 2024-25 में जाकर यदि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो उसके कारण जो प्रॉफिट बढ़े उसको आपको कम कर देना है। तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड जो बढ़ा हुआ है उसके कारण प्रॉफिट बढ़े हैं और हमें कर देने हैं कम। 20,000 से हम इस प्रॉफिट को कर देंगे बच्चों कम। ये कर दिया हमने कम। अब एक बात सुनिए, 2024-25 के प्रॉफिट आपने कम तो कर दिए, पर क्लोजिंग स्टॉक जो 2024-25 का था अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा। मतलब मैं बात करूं 2025-26 की, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल बन गया होगा ओपनिंग स्टॉक। बहुत ध्यान से समझना स्टॉक एडजस्टमेंट को। आप एग्जाम में बच्चे यहां पर गलती करते हैं। अब देखिए, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो अगले साल भी ओवर वैल्यूड ही गया होगा ये सुन लो। अब ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है और ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट आइटम मतलब एक्सपेंसेस के आइटम, मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंसेस राइट ऑफ होते हैं। अब देखिए, आपने, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर लिखा है तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि एक्सपेंसेस भी बड़े होंगे और
एक्सपेंसेस यदि बड़े होंगे तो प्रॉफिट्स पर उनका इंपैक्ट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गए होंगे, ये आपको सीखना है। और एक्सपेंसेस को आपने कम, ओपनिंग स्टॉक को आपने कम करके लिखा तो एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं, और एक्सपेंसेस यदि कम हुए हैं तो प्रॉफिट उसके कारण बड़े हुए हैं। ये यदि बात आपको समझ में आ गई तो आप एडजस्टमेंट बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत सिंपल होगा, खेल होगा आपके लिए। अब यहां स्थिति क्या थी, पिछले साल का पूरा ध्यान दीजिए, वापस से ध्यान दीजिए। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूड था वो नेक्स्ट ईयर भी ओवर वैल्यूड होकर आया होगा 20,000 से, यस और नो? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक बनता है, पिछले साल वो बढ़ा हुआ था, हमने पिछले साल के प्रॉफिट तो सही कर दिए, कम कर दिए, अगले साल भी वो ओपनिंग स्टॉक के रूप में बढ़कर ही गया है। आई बात समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक यहां पर बढ़ा हुआ है, समझ में आई बात? कितने से? 20,000 से। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, टोटल एक्सपेंस भी बढ़ गए, और प्रॉफिट क्या हो गए, कम हो गए। खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। कितने से प्रॉफिट कम हो गए बच्चों? 20,000 से प्रॉफिट कम हो रखे हैं। तो आपको एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, इन प्रॉफिट्स को बढ़ा देना होगा। अगले साल यदि 20,000 से प्रॉफिट कम हो रखे हैं, यानी कि 25-26 की मैं बात करूं, किसकी? 25-26 की मैं बात करूं, नेक्स्ट ईयर की, तो 20,000 से प्रॉफिट बड़े हुए हैं, प्रॉफिट कम हो रखे हैं, तो हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, देखो, बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो आप एडजस्टमेंट, प्रॉफिट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किए जाने से, ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से, है ना, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, और एक्सपेंसेस के बढ़ने से प्रॉफिट बच्चों कम हो गए 20,000 से। इसलिए आपको एडजस्टमेंट कर कर प्रॉफिट को 20,000 से बढ़ा देना है। आई बात समझ में? ओके। तो हम नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, 20,000 से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, और हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ऐड कर देंगे और लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? अब एक एडजस्टमेंट और है, उसे भी अच्छे से आप समझ लीजिए। वो एडजस्टमेंट क्या है? वो है सर डेप्रिसिएशन का। देखिए, मान लीजिए 2022 में और 23 में, 2022-23 में हमने एक असेट खरीदी थी, मोटर व्हीकल। ये आपके एग्जाम में आए हुए पॉइंट से जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक असेट खरीदी थी, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है? मोटर व्हीकल आपने खरीदा था, और मोटर व्हीकल आपकी असेट है, 1 लाख की आपने असेट खरीदी थी। अब आपने करा क्या, ये तो था आपका बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या था बच्चों ये आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब आपकी असेट थी। क्या थी बच्चों? आपकी असेट थी। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, पूरा ध्यान लगाइएगा। आपने क्या किया, इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपने मान लिया, और भाई साहब आपने बैलेंस शीट में ले जाने की बजाय P&L से इसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ट्रीटिंग इट एज ए एक्सपेंस, और आपने P&L से इसको राइट ऑफ कर दिया। P&L से राइट ऑफ करने के कारण इसका इंपैक्ट ये हुआ, क्योंकि हमें तो इंपैक्ट प्रॉफिट पर ही देखने, प्रॉफिट में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, कम हो गया इसके कारण। तो अब इसमें एडजस्टमेंट क्या किया जाए? ये बड़ी भारी गलती हो गई कि मोटर व्हीकल खरीदा था, और मोटर व्हीकल हमारी असेट था, 1 लाख का हमने खरीदा था, असेट था, और उसको मान लिया हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और P&L से हमने राइट ऑफ कर दिया, और प्रॉफिट हो गए हमारे कम। आई बात समझ में? कितने से कम हो गए प्रॉफिट? 1 लाख से प्रॉफिट कम हो गए भाई साहब। था ये एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट था, और आपने रेवेन्यू एक्सपेंस मानकर उसको P&L से राइट ऑफ कर दिया, और आपके प्रॉफिट कर दिया आपने कम। अब क्या करें सर, एडजस्टमेंट क्या करना है? एडजस्टमेंट ये करना है कि आपको इसे सुधारने के लिए आपके प्रॉफिट्स को, आपके प्रॉफिट्स को 2022-23 में, इसी साल में 2022-23 के प्रॉफिट्स को आपको बढ़ा देना है 1 लाख से। आई बात समझ में? बढ़ा दिए सर हमने, ठीक है? तो यहां पर एडजस्टमेंट में हम जाते हैं, 2022-23 कौन सा है सर? फर्स्ट ईयर है 2022-23, और हम यहां पर प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? या मोटर व्हीकल परचेस, है ना, ट्रीटेड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड रॉन्गली, ऐसे लिखना, रॉन्गली एज रेवेन्यू, या फिर आप लिख सकते हैं ट्रेवलिंग, आप खर्चे का नाम भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस, और आपने उसको सुधार देना है, ठीक है?
ये 1 लाख से प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया। अब ये आगे क्या कह रहा है कि आपने जो मोटर व्हीकल खरीदी थी ना, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना था। आई बात समझ में? उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना था 10% पर एनम से। आई बात समझ में? और वो भी यहां सिंपल कर लेते हैं अपन, एसएलएम मेथड से। कौन से मेथड से? एसएलएम मेथड से लगना था। तो एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन लगता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, 1 लाख का 10%। इसका मतलब ये हो गया सर कि 10,000 का डेप्रिसिएशन आपको लगना था हर साल, ठीक है, जो कि आपने नहीं लगाया, क्योंकि आपने उसे असेट ही ट्रीट नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन कहां से लगाया होगा? अब आप उसे असेट ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 10,000 का डेप्रिसिएशन पीएनएल से चार्ज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बच्चों? ट्रीटिंग इट एज ए एक्सपेंस। और जब आप पीएनएल से इसे राइट ऑफ करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट हो जाएंगे कम, होंगे नहीं होंगे? तो आपको हर साल का प्रॉफिट 10,000 से कम करना होगा, जो कि आपने नहीं किया है पहले कभी, ठीक है। तो आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब जो पहले नहीं लगाया था वो अब लगाएंगे 10% पर एनम। एसएलएम मेथड से हमने लगाया, तो पहले साल भी लगेगा 10,000, ठीक है, और जब तक के प्रॉफिट आप बेसिस ले रहे हो वो हर साल में डेप्रिसिएशन लगेगा। एक बार मैं इसको मिनिमाइज करके देख लेता हूँ, ईयर कौन कौन से हैं। दूसरा साल, तीसरे साल में भी ये 10,000 से कम होगा, चौथे साल में भी ये प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एसएलएम मेथड है। डब्ल्यूडीबी मेथड होती है ना बच्चों, तो फिर ये रिड्यूसिंग रेट से कम होता है। तो ये हो गए आपके प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे हम? सर हम इन प्रॉफिट्स का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। ये हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया पिछले सालों में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये एडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक है। मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक है। ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट है जो आपको दिख रहा है, इसमें एडजस्टमेंट इस तरह से करना है आपको 4 लाख में। और तीसरे साल का प्रॉफिट आपको 3 लाख दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। फोर्थ ईयर के प्रॉफिट में आपको ये एडजस्टमेंट करने हैं, और फिफ्थ ईयर के प्रॉफिट में आपको ये एडजस्टमेंट करना है। तब जाकर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट था बच्चों, उसमें 1 लाख हमने जोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और 20,000 और 10,000 मतलब 30,000 हमने लेस किया है। तो फर्स्ट ईयर आ गया 5,70,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर हम लिख देते हैं, यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में क्या कर दिया? एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एडजस्ट हो गया 5,70,000। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिख रहा है 4 लाख, दिख रहा है आपको प्रॉफिट? यस सर, ये रहा 4 लाख का प्रॉफिट। इस 4 लाख में हमने क्या किया है? 10,000 लेस किया है, फिर 10,000 लेस किया है, तो 3,80,000 हो गया सर। ये 3,80,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया सर 3,80,000, ठीक है। 380 और 570। अब चलते हैं बच्चों थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के प्रॉफिट को ध्यान से देखिए। आपके पास प्रॉफिट कितना था बच्चों? 3 लाख। 1 लाख उसमें जोड़ना है, 4 लाख। 20 और 10, 30,000 उसमें से लेस करना है, तो 3,70,000 हो गया। 3,70,000 हम मेंशन कर देते हैं। थर्ड ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 3,70,000। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कंफर्टेबल, यहां तक बिल्कुल कंफर्टेबल चल रहा है सर, ठीक है। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर बहुत ध्यान से समझना है इसको, वॉच टिल वेरी लास्ट, ठीक है। फोर्थ ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट था बच्चों, 30,000 ऐड करना है, 20,000 ऐड करना है, तो 2,50,000 हो गया। 10,000 लेस करना है, तो 2,40,000 हो गया। तो एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए 2,40,000 फॉर फोर्थ ईयर, ठीक है। हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। और फिफ्थ ईयर में यदि हम बात करें, तो प्रॉफिट्स की स्थिति 5 लाख और -10,000, दैट कम्स 4,90,000। तो सर यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए 4,90,000। अब हमें करना क्या है? इस एग्जाम्पल में सारे एडजस्टमेंट जितने भी बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए वो मैं ले चुका हूं। आई बात समझ में? आपको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। अब करना क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट किए फ्यूचर के बेसिस पर, कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स मेंटेन होने वाले हैं
एबनॉर्मल लॉस को हमने जिसके कारण प्रॉफिट कम हुआ था ऐड कर दिया, एबनॉर्मल गेन यदि किसी साल हुआ है जिसके कारण प्रॉफिट कम हो गए थे उसे ऐड कर दिया हमने। अकाउंटिंग एरर्स में स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को आप जान चुके हैं, फटाफट से रिकेप जरूर ले लेना एक बार से। आई बात समझ में? क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, वैसे कई बार वो रिपीट होंगे कॉन्सेप्ट। फिर अकाउंटिंग एरर में डेप्रिसिएशन और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रॉन्गली ट्रीट जो किया गया उसके कारण जो प्रॉफिट्स में एरर हुए हैं उससे रेक्टिफाई किस तरह से किया जाता है। अब इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम में यही फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे? एवरेज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पहले पास्ट ईयर के प्रॉफिट को हमने एडजस्ट कर लिया, अब हम एवरेज कर रहे हैं। तो 5,70,000 प्लस 3,80,000 प्लस 3,70,000 प्लस 2,40,000 एंड प्लस 4,90,000, ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट से डिवाइड बाय 5 कर देंगे सर। एडजस्टेड प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो हमारे पास एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 570 प्लस 380 प्लस 3,70,000, ठीक है, प्लस 2,40,000 प्लस 4,90,000, 20,50,000 हो गए सर। ये 20,50,000 के प्रॉफिट हो गए सर। अब 20,50,000 में डिवाइड बाय हम 5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 5, तो 4,10,000 के एवरेज प्रॉफिट हो गए। 4,10,000 ये हो गए हमारे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। आई मस्ट से एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये हमारे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है 4,10,000, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है सर जो फ्यूचर में मेंटेन होंगे नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 करनी है, ठीक है। गुडविल इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 3। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल अब पता चलेगी आपको, ठीक है। इससे कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट किए अभी, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किए हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि हम इससे सीख चुके थे फर्स्ट वीडियो में कि ये जो प्रॉफिट 4,10,000 के हम जनरेट कर रहे हैं पर एनम है ना, हर साल ऑन एन एवरेज, ये आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल जितने भी साल एक्चुअली वैल्यूएशन कर बताए उतने साल तक मेंटेन होंगे और उतने सालों का मल्टीप्लाई सम वैल्यू ही हमारी गुडविल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20,50,000 का गुडविल। अब इस गुडविल के बेसिस पर ही गेन करने वाला पार्टनर, ये जो गुडविल है 20,50,000 की, मान लीजिए हमारे एग्जांपल में सी गेन कर रहा था और सी का गेन था मान लीजिए 1/6। आई बात समझ में? तो उतना गेनिंग शेयर के प्रोपोर्शन में, ये उसका गेनिंग शेयर है बच्चों। आई बात समझ में? गेन करने वाले पार्टनर का गेनिंग रेशियो नहीं है, गेनिंग शेयर है। वो गेनिंग शेयर के प्रोपोर्शन में पैसा लेकर आएगा। क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इस चैप्टर में इसलिए पैसा नहीं लाएगा, एडमिशन के चैप्टर में वो पैसा लेकर आता है। आई बात समझ में? अब ये कितना बनता है? मान लीजिए 20,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये जो बंदा है ये 3,41,667, ये राउंड ऑफ आ रहा है, इतना पैसा लेकर आएगा और ये इसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर कर ये पैसा काट लिया जाएगा और ये पैसा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया? मेनली इसके अंदर आपको ध्यान देना है यहां पर, ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन पर। आई बात समझ में? दूसरा मेन आपका फोकस होना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट पर, प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट होता है, प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट पड़ा है। अब ये एडजस्टमेंट आपको पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में करने हैं। दूसरा स्टेप वाइज आपको कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट स्टेप में एडजस्टेड प्रॉफिट, सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट और थर्ड स्टेप में गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आसान है बच्चों। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ईयर्स उसे इनटू कर देंगे, हमारी गुडविल आ जाएगी। क्या बात समझ में आपको आती है? आई होप सो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। जिन बच्चों ने लास्ट तक देखा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बेसिस पर ही हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों हम
अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम करेंगे और इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारे करने का प्रयास करेंगे। फिर हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे और हमारी लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। परचेज मेथड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट के बेसिस पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो जाए। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपका फीडबैक बहुत रिक्वायर्ड है। मस्ट डू द फीडबैक ऑन द क्लासेस वॉचेस बाय यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।